कभी सोचा है कि बस एक धातु, सिर्फ एक मेटल किसी पूरी सभ्यता का नक्शा कैसे बदल सकता है? लेकिन सवाल ये है कि ये क्रांति, ये बदलाव असल में शुरू कब हुआ? आज हम प्राचीन भारत के इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। क्या सच में वेदों के जमाने के लोग लोहा इस्तेमाल करते थे या कहानी कुछ और है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है। अक्सर हम स्कूल की किताबों में पूरे वैदिक काल के बारे में एक साथ पढ़ते हैं, है ना? जिससे ऐसा लगता है कि शायद शुरू से ही लोग लोहे के बारे में जानते थे। पर क्या सच में ऐसा था? यही हमारी आज की पड़ताल का मेन टॉपिक है। अब इस राज से पर्दा उठाने के लिए हमें दो तरह के सुरागों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो हैं हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हजारों साल पुरानी बातें बताते हैं, और दूसरे हैं वो सबूत जो जमीन के नीचे दबे हैं, जो खुदाई में मिलते हैं और अपनी कहानी खुद कहते हैं। तो चलिए टाइम मशीन में बैठकर सीधे उस दौर में चलते हैं जब लोहा कहीं था ही नहीं। स्वागत है ऋग्वैदिक काल की दुनिया में। तो कैसा था ये ऋग्वैदिक जमाना? बड़े बड़े शहर नहीं, बिल्कुल भूल जाइए। सोचिए, लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहते थे, और उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनके मवेशी, खासकर गायें। जिसके पास सबसे ज्यादा गायें होती उसे गोमत कहा जाता था, मतलब वो ही सबसे अमीर आदमी था। वो लोग तांबा और कांसा तो इस्तेमाल करते थे, पर लोहा नहीं, उसका तो अभी नामो निशान नहीं था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर वो लोहा नहीं जानते थे तो ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है, अयस। बस इसी एक शब्द ने हिस्टोरियंस को बरसों तक उलझाए रखा। आखिर ये अयस था क्या? हाँ, यही अयस शब्द ही सारी गुत्थी की जड़ है। ऋग्वेद में इसका जिक्र तो मिलता है, पर सवाल था कि इसका मतलब क्या है। सालों तक लोग यही मानते रहे कि ये लोहा ही है, लेकिन जब गहराई से जांच पड़ताल हुई तो सच कुछ और ही निकला। पता चला कि ये लोहा नहीं बल्कि तांबा या कांसा था। और देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज देखने को मिलती है कि भाषा कैसे इवॉल्व होती है। जब बाद में असली लोहे की खोज हुई तो उसे पुराने अयस से अलग पहचान देनी पड़ी। इसीलिए उसे कहा गया श्याम अयस या कृष्ण अयस, जिसका मतलब था काली धातु। इससे बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है कि ऋग्वेद वाला अयस लोहा तो कतई नहीं था। तो शब्दों और किताबों की दुनिया से बाहर निकलकर अब जमीन पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में क्या मिला जो इस कहानी को और पुख्ता करता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। 1500 ईसा पूर्व के आसपास ऋग्वैदिक काल में लोहा नहीं था। फिर करीब 1200 ईसा पूर्व में लोहे के पहले पहले सबूत मिलते हैं। 1000 ईसा पूर्व तक इसका इस्तेमाल बढ़ने लगता है, और फिर 600 ईसा पूर्व आते आते इस एक मेटल ने भारत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। इस बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन दो जगहों को कंपेयर करना। बिहार के चिरांद जैसी पुरानी जगहों पर हड्डी के औजार और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में हमें सीधे सीधे लोहे की चीजें और पक्की ईंटें मिलती हैं। ये तो मतलब टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त छलांग थी। ठीक है, तो अब तक ये तो पता चल गया कि लोहा कब आया, पर असली सवाल ये है कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों बना? ये सिर्फ एक नई धातु नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। इसको एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सबसे पहले लोहे से बने मजबूत औजार जैसे कुल्हाड़ी और हल, इन औजारों ने गंगा के घने जंगलों को काटना और साफ करना मुमकिन बनाया। इससे खेती के लिए जमीन बढ़ गई। ज्यादा जमीन का मतलब ज्यादा अनाज, और जब खाने पीने की, पेट भरने की चिंता खत्म हुई तो फिर बड़े बड़े शहर और शक्तिशाली राज्य पनपने लगे। और देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो इतना बड़ा विस्तार हुआ, जो इतनी तरक्की हुई, उसके पीछे असली हीरो लोहे की टेक्नोलॉजी ही थी। तो चलिए अब देखते हैं कि खेती और इकोनॉमी में आए इस बदलाव ने आखिर पूरे समाज का चेहरा मोहरा कैसे बदल दिया और एक बिल्कुल नई सभ्यता को जन्म दिया। इसी आयरन रिवॉल्यूशन ने भारत में दूसरे शहरीकरण की नींव रखी। पहला तो हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब लगभग 1000 साल बाद लोहे के दम पर एक बार फिर से बड़े बड़े शहर बस रहे थे। ये जो राज्य हैं, इन्हें महाजनपद कहते हैं। ये भारत के पहले बड़े साम्राज्य थे। मगध, कोसल, अवंती जैसे ताकतवर राज्य। और इनके उभरने का राज वही खेती से मिला एक्स्ट्रा अनाज और लोहे के मजबूत हथियार। बिना लोहे के इतने बड़े राज्यों का बनना नामुमकिन था। तो मोटा मोटी बात यह है कि जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी।
कबीलों की जगह अब बड़े बड़े राजा थे। इकोनॉमी जानवरों से शिफ्ट होकर खेती पर आ गई थी। समाज में नए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बन गए थे। और हाँ, लोहे के हथियारों ने जंग का तरीका ही बदल दिया था, जिससे साम्राज्यों का विस्तार आसान हो गया। तो इस पूरी छानबीन का नतीजा बिल्कुल साफ है। ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से अनजान थे। लोहा बाद में आया, और जब आया तो उसने कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं किया। उसने एक ऐसी क्रांति ला दी जिसने हमेशा हमेशा के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास बदल दिया। जरा सोचिए, एक मेटल ने हजारों साल पहले एक पूरी सिविलाइजेशन का फ्यूचर तय कर दिया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में हमारे समय में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमारा लोहा बनेगी। वो क्या है जो हमारी दुनिया को ठीक उसी तरह जड़ से बदल कर रख देगी।